वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको बहुत बार इंटरप्रेट करा गया है। इसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि ये एक बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट कैरी करता है अपने साथ, क्योंकि ये डील करता है हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे जिसने आर्टिकल 21 के डायमेंशंस को चेंज किया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आर्टिकल 21 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो कहाँ से करा गया। तो आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सेम चीज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करी गई है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट यहाँ पे कहा गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दोनों चीज़ों के डिफरेंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है। अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ये राइट को कॉपी किया गया है तो ऐसा क्यों है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में नहीं अपनाया गया और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अपनाया गया। इसके लिए हम देखते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोर्ट्स के पास इसमें पावर्स होती हैं कि वो कोई भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन को टेस्ट कर सकता है। कहने का मतलब है वो कंट्रोल करता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन को। सब्सटैंशियल लॉज क्या होंगे, प्रोसीजरल लॉज क्या होंगे, उनका प्रोसीजर सही है या नहीं है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल जुडिशरी के पास रहता है। For this purpose only, Dr. B.R. Ambedkar wanted कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में फॉलो होना चाहिए, बट मिस्टर कृष्णन अय्यर ने कहा कि इंडिया में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशल लॉज बदलते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व करती रहती है वैसे वैसे हमारे लॉज को बदलना भी ज़रूरी है। तो इस पर्पस से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को इंडिया में अपनाया नहीं गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि कोर्ट्स क्वेश्चन कर पाते हैं कोई भी सब्सटैंशियल लॉ को और प्रोसीजरल लॉ को। जो भी कंट्रीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्सरसाइज करती हैं उनके पास पावर होती है कि लेजिस्लेचर ने जो भी लॉ बनाया है वो क्या उनके पास पावर भी थी वो लॉ बनाने की, क्या लॉ बनाते समय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करा या नहीं करा गया। अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है लेजिस्लेटिव बॉडी तो कोर्ट के पास पावर्स होती हैं कि जो भी पार्ट ऑफ द लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एब्रोगेट करता है या लेजिस्लेचर के पास वो पर्टिकुलर लॉ बनाने की पावर नहीं थी तो उतना पार्ट ऑफ द लॉ इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। 1978 से पहले काफ़ी अलग चीज़ें थी। एवरी पर्सन वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन ओनली। ये किस लिए था? क्योंकि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता था। कोर्ट्स के पास पावर थी कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शंस को चेक कर सकते थे और उन पे कंट्रोल रखते थे। ओनली दोज एग्जीक्यूटिव एक्शंस कुड बी चैलेंज्ड जो कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल नहीं थे। पर आर्टिकल 21 का स्कोप 1978 के बाद बदल गया था और ये बदला था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। जैसे मैंने आपको बताया 1978 से पहले चीज़ें अलग थी और 1978 के बाद चीज़ें अलग थी। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस 1950 का, इसमें A.K. गोपालन को डिटेन कर लिया था
प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर। उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक्ट है ये उनकी पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है और पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रेट करा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, और ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन तभी माना जाएगा जब कोई फिजिकल रिस्ट्रेंट हुआ है किसी पर्सन के ऊपर या फिर उस पर्सन के साथ कोअर्जन हुआ है। पर 1978 का केस आता है मेनका गांधी का। उसमें मेनका गांधी के पासपोर्ट को सीज कर लिया गया था और गवर्नमेंट ने उनके पासपोर्ट को सीज करते टाइम कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया था कि पासपोर्ट सीज क्यों किया जा रहा है। उन्होंने इस गवर्नमेंट के एक्ट को कहा कि वो वायलेटिव है उनके पर्सनल लिबर्टी का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि पर्सनल लिबर्टी एक काफ़ी वाइड कॉन्सेप्ट है और वो सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रेंट और कोअर्जन पे डिपेंड नहीं करता है। तो पर्सनल लिबर्टी का काफ़ी नैरो व्यू चल रहा था ए.के. गोपालन के केस से, पर मेनका गांधी के केस के बाद पर्सनल लिबर्टी को काफ़ी वाइडर डेफिनेशन मिली। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी लॉ या फिर कोई भी प्रोसीजर जो कि किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करता है, तो ऐसे में उस लॉ को या फिर उस प्रोसीजर को टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस से गुजरना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस का मतलब कि कोई भी लॉ या प्रोसीजर अगर चैलेंज किया जाता है कोर्ट के आगे, तो कोर्ट ये चेक करेगा कि जो भी लॉ या प्रोसीजर है क्या वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल है या नहीं है। अगर वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होगा तो वो लॉ या प्रोसीजर वैलिड माना जाएगा, वरना वो इनवैलिड माना जाएगा। इस केस के बाद से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्शंस को भी चैलेंज कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को भी चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के आगे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखते हैं लाइफ के कॉन्सेप्ट को कि लाइफ क्या मतलब है। किसी भी पर्सन का राइट टू लाइफ क्या होना चाहिए, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पर कुछ ह्यूमन राइट्स जो हैं उन्हीं से ही राइट टू लाइफ का इंटरप्रिटेशन निकल के आया है, जैसे कि राइट टू हेल्थ, लाइवलीहुड, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट्स आर्टिकल 21 की एम्बिट में कवर होते हैं। देखते हैं राइट टू प्राइवेसी, जो कि एक बहुत रीसेंट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 21 के अंदर। राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट इंडिपेंडेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। इसको हमेशा आर्टिकल 21 के अंडर इंटरप्रेट किया जाता था। खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में यह कहा गया था कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। किसी भी केस में अगर कोई भी पर्सन अनऑथराइज्ड डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल को, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या सोसाइटी को, तो वो उनके प्राइवेसी का वायलेशन माना जाता है। नेक्स्ट केस था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो कि था टेलीफोन टैपिंग केस। इसमें यह कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ का पार्ट है, और जब तक कि कोई पब्लिक इमरजेंसी या फिर पब्लिक सेफ्टी का क्वेश्चन ना उठे, तब तक इस राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करा जा सकता है। And the most recent case is Justice K.S. Puttaswamy and another versus Union of India. इसमें यह कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का, सो नो लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट कैन अनड्यूली वायलेट इट। लॉ मेकर्स के पास कोई हक नहीं है कि वो अपने सिटीजन्स के इस
प्राइवेसी के राइट का उल्लंघन कर सके। राइट टू एनवायरनमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 के अंडर आता है। बहुत सारे केसेस जैसे रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें ये कहा गया था कि हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का ये हक है कि उसे पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर मिले। एमसी मेहता के काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही केसेस को बताते हैं और ये कहते हैं कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट हर पर्सन का एक राइट है।